हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लान स्टडी पॉइंट्स। आज अपन करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपने को दिया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर फोर्स कि एक्चुअली फोर्स किसे कहते हैं। तो आप सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन देखो कि पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन पुश या पुल करते हैं, यही होता है फोर्स। ओके, अगर इसको वैसे डिफाइन करना चाहें तो थोड़ा डेफिनेशन और भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी, मतलब किसी के मास के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी में जो चेंज करते हैं उसी को कहा जाता है फोर्स। अब ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। देखो, क्वांटिटियां जो है ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी आप 9th लेवल पे हो, इसलिए इसमें इतना ही समझ लो कि जिस क्वांटिटी की आपको डायरेक्शन ना पता हो, मतलब नो डायरेक्शन, बट आपको मैग्नीट्यूड पता हो, तो आप उसे कहोगे स्केलर क्वांटिटी। जहां पे आपको डायरेक्शन भी पता हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी पता हो, तब आप उसे कहोगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि ये मान लो कंटेनर है, इसके अंदर आपने शुगर ले रखी है, वो भी 1 kg। तो ये बताओ, ये 1 kg तो है, लेकिन किस डायरेक्शन से है ना। तो इसे आप स्केलर क्वांटिटी कहोगे। जैसे मास जो है ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। जबकि मान लो आपने कोई एक बॉल ली, उसको जब भी छोड़ते हो तो आप देखते हो कि अर्थ इसे किसी फोर्स के थ्रू अपनी तरफ खींचती है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर रही है वो एक ग्रेविटी की वजह से तो कर रही है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हेल्प से कर रही है। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है कि अर्थ की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन पता है। वहीं मैग्नीट्यूड भी पता है कि कितनी वैल्यू लगा रहा है, यहाँ पे 9.8 ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये ग्रेविटी जो है आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरीके से फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टू ओपन और क्लोज द डोर। जैसे आप किसी डोर को ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो वहां पे आपको जो चीज लगानी पड़ती है, जो अप्लाई करना पड़ता है, उसे ही कहते हैं फोर्स। ओके, अब देखते हैं फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं। फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स मूव कर सकता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। सेकेंड है फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, और पहले से जो मूव कर रहा है उसको रोक के रख देगा। एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई इस साइड में जा रहा है और सामने से कोई दूसरा फोर्स लगाए तो वो हो सकता है इस डायरेक्शन में चला जाए, है ना, हो सकता है बाकी रिटर्न बैक साइड में चला जाए, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई 40 की स्पीड से भाग रहा है, ओके, और पीछे से आके उसने किसी ने पकड़ लिया उसको, अब वो उसको घसीटते हुए फिर लेके जा रहा है, लेकिन उसकी बजाय अब वो 40 की स्पीड पे था, तो अब वो 30 की स्पीड पे भी हो सकता है, 35 की स्पीड पे भी हो सकता है ना। तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। वहीं सोचो कि 40 की स्पीड से कोई बाइक जा रही है, पीछे से आके कोई धक्का मारेगा, मतलब जैसे बड़ा कोई डंफर या ट्रक है, उसने आके पीछे से टक्कर मारी, तो उसकी स्पीड तेज भी हो सकती है। तो कहने का मतलब फोर्स पे डिपेंड होता है कि उसकी स्पीड तेज होगी या कम होगी, लेकिन चेंज जरूर होगी। नेक्स्ट है कि फोर्स से आप किसी की शेप और साइज दोनों चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपका है टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के कितने टाइप हैं। तो फोर्स के 2 टाइप हैं, एक तो है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखो, ये वाला जो हैंड है, मान लो अपने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया 100 न्यूटन फोर्स, न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट होती है, और इसने भी लगाया 100 न्यूटन फोर्स। तो ये बताओ कि ये जो पत्थर है या फिर ये जो भी ऑब्जेक्ट है किधर मूव करेगा। तो दोनों के दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप यहां पर जो फोर्स अप्लाई है इसको कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ओके, वहीं अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने यहां पर 100 न्यूटन फोर्स लगाया और जबकि इधर से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इसका मतलब इस बार ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका इधर मूव कर जाएगा, वो भी 90 न्यूटन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसे कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, अब एक बार इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल, मतलब जब दोनों फोर्स इक्वल है तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड में इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा आ जाए, जैसे यहाँ पे 90 आ गया, तो उसे आप कहोगे अनबैलेंस्ड फोर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, फोर्स के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जो आपका फोर्स है
ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करना और उसके मास के साथ साथ उसकी चेंज द वेलोसिटी भी चेंज करे, तो उसे फोर्स कह रहे हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ये आपकी एक इक्वेशन होती है। अब यहां से a की वैल्यू निकालें तो v माइनस यू और t को इधर भेज दें, डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल्स टू a। अब ये जो a की वैल्यू बनी ये यहाँ पे फिल कर दें, देन क्या आएगा f इक्वल टू m और ये आएगा v माइनस यू और अपॉन में t। तो ये देखो इसके चेंज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी और साथ में मास पे भी डिपेंड करती है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि चेंज इट्स वेलोसिटी मतलब v अपॉन में t, तो आप इसको क्या कहते हो, चेंज इन वेलोसिटी तो बोलते हो। जैसे मान लो a अपॉन में t लिखा तो इसे क्या बोलते हो आप, इसे कहते हो चेंज इन एक्सीलरेशन। जैसे मान लो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब आप क्या पढ़ोगे इसको, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली ऐसे ऊपर वेलोसिटी है नीचे टाइम है, तो आप क्या रीड करोगे इसे, चेंज इन वेलोसिटी, और ये मास आपका है ही, तो इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन क्रिएट की हुई है। ओके, वहीं अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट होती है न्यूटन। क्या यूनिट होती है इसकी, न्यूटन। और अगर इसकी सीजीएस यूनिट देखेंगे तो वो होती है आपकी डाइन। डाइन एक्चुअल में जो न्यूटन था इसकी वाइफ का नेम है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵ डाइन होती हैं। ये वो भूतनी वाली डाइन नहीं है, कहीं वो समझने लग जाओ, ये न्यूटन की डाइन थी। ओके, उसके बाद में करते हैं फर्स्ट लॉ। यहां पर आपके कुछ एक लॉ दे रखे हैं वो, तो अपना जो लॉ है इसकी एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड एनी ऑब्जेक्ट मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड until it is compelled by external force to change its state। भी कहने का मतलब कि जैसे ये बॉल है, ओके, ये बॉल मान लो रेस्ट में पड़ी है, तो ये तब तक रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक कोई यहाँ पे आके अपने पैर से इसके ऊपर क्या ना मारे, एक खींच के किक ना मारे। जैसे ही किक मारेगा ये बॉल उधर मूव करनी स्टार्ट कर देगी। तो कहने का मतलब अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कब तक, जब तक पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सिमिलरली यहाँ पे आप समझो कि ये जैसे कार है, ये कार क्या कर रही है, कंटिन्यू चल रही है, और जैसे ही सामने देखा कि अपने को ब्रेक लगाना है, ब्रेक करा रखा है, या कोई ऐसा ही बच्चा आ गया छोटा मान लो, तो अचानक से ब्रेक लगाएगा, तो कहने का मतलब कि ये मूव में, ये कंटिन्यू क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, कंटिन्यू मोशन में थी, लेकिन अचानक से बच्चा देख के इसने ब्रेक लगाया, मतलब इसका स्टेट चेंज किया। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रोकेंगे तो उसका स्टेट चेंज होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। तो किसी का स्टेट चेंज करना भी कहने का मतलब जो रेस्ट में है उसको मोशन में लेके जाना, या मोशन में उसको रेस्ट में लेके आना, उसके लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है वही उसकी स्टेट चेंज कर सकता है। और यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अपन इसको समझने के लिए एक पॉइंट और क्लियर करते हैं, यहां पर इनर्शिया एक पॉइंट और आता है यहाँ। तो इनर्शिया के बारे में देखो, इट इज the tendency of object due to which it resist any change in its state of rest या uniform motion। मतलब कि एक ऐसी किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी से उसको आप रेस्ट में है तो मोशन में ले आओ, और मोशन में है तो रेस्ट में ले आओ, वही टेंडेंसी होती है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट्स मास, किसके अंदर कितना इनर्शिया, इसको मेजर किया जाता है उसके मास के थ्रू, और मतलब कहने का ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आप समझो कि ये बच्चा है छोटा सा, ये इस स्टोन को उठाई, ये मान लो आपका 2 kg का है, और ये मान लो आपका पत्थर है 40 kg का, तो ये बच्चा इजीली इसको उठा पाएगा या इसको उठा पाएगा? तो आप कहोगे कि ऑब्वियसली सी बात है, ये बच्चा इस पत्थर को इजीली उठा लेगा। तो इसका मतलब इसका मास कम है, मास कम है तो आप बोल सकते हो कि इसका कौन कम है, इसका इनर्शिया भी कम है। ओके, मतलब इसको इजीली मूव कर सकता है ये। इसी तरीके से ये जो कार है ये रेस्ट में है, और ये जो इंसान है ये इसको धक्का मार के आगे खिसकाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये इसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से इनर्शिया का ही एग्जाम्पल बनेगा। ओके, चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, इट शुड नॉट चेंज, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते जब तक कोई उस पर विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते।
तो ये बात तो मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में कोई खास पॉइंट नहीं बन रहा। ओके, चलते हैं तो अगले पॉइंट पे ही। जैसे आप इनर्शिया को समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखो कि ये मान लो कोई लेडीज है ना, ये कोई वोमेन है और किसी बस के अंदर है, ऐसा सोचो ये किसके अंदर है, किसी बस के अंदर है और इसने अपना हाथ यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। अब बस अचानक से चलने स्टार्ट हुई, सडनली बस ने क्या किया, चलना स्टार्ट किया। जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी तो ये जो वोमेन है, ये जो औरत है, इसकी बॉडी का अपर पार्ट बैक साइड में क्या करेगा, धक्का खाएगा, गिरने की कोशिश करेगा। अगर ये यहां से नहीं पकड़ा हुआ होगा ना इसने, तो ये गिर भी सकती है। और यही है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये रेस्ट में थी लेकिन ऑब्जेक्ट सडनली जो बस थी वो चलना स्टार्ट करेगी तो पीछे गिर सकती है। इसी तरीके से अगर बस अचानक से ब्रेक लगाएगी तो ये आगे की साइड में भी गिरेगी। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इसकी स्टेट चेंज होगी। यहां पे मान लो एक आपने कॉइन लिया और उसके नीचे कोई कार्डबोर्ड लगा रखा है और ये आपने नीचे कोई ग्लास लगा रखा है। अब जैसे ही आप यहां से फोर्स लगा के इस गत्ते पे मारोगे, जो कार्डबोर्ड इस पे मारोगे, तब ये आगे निकल जाएगा, जबकि जो आपका कॉइन है वो जाके गिरेगा इसके गिलास के पेंदे में, जो कि अपना प्रूफ करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, नाउ चलते हैं अगले पॉइंट पे, मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है किसका, मास एंड वेलोसिटी का। मतलब मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, जो कि मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ये इसका होता है फॉर्मूला। इसी से डेफिनेशन बनाई है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसको आप पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। कोई मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो पावर है उसे आप मोमेंटम बोल सकते हो। इसका सिंबल पी मैं बता ही चुका हूं। इसकी यूनिट बनाना चाहें तो मास की यूनिट केजी होती है तो केजी लगा देंगे। साथ में वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर और पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। नाउ मोमेंटम इंक्रीज विद इंक्रीज आइदर मास और वेलोसिटी। मतलब देखो यहां से अगर देखें मास को बढ़ाने पे मोमेंटम बढ़ रहा है और ये भी देखें तो वेलोसिटी बढ़ाने पे भी मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, मास के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। वहीं व्हीकल रनिंग विद हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम। अगर कोई व्हीकल बहुत हाई स्पीड से दौड़ रहा है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी हाई होगा एज कंपेयर टू व्हीकल रनिंग विद स्लोअर स्पीड। और उसी के कंपेयर में अगर कोई व्हीकल एक स्लो स्पीड से दौड़ रहा है तो उसका मोमेंटम स्लो होगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी हैव हाई मोमेंटम। स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी वेलोसिटी अगर हाई है तब भी वो मोमेंटम हाई हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी भी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो ये था आपका मोमेंटम। अब करते हैं अपन न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मोमेंटम के बाद कर रहे हैं अपन न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, ये लॉ। तो सेकंड लॉ में यही बताया है कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड टू इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो आपका एफ है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इस तरीके से बोल सकते हो आप कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम और चेंज बोला था अपॉन में टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, वो पढ़ा है एम और वी। वी की बजाय आप इनिशियल और फाइनल दो ले लोगे तो वी माइनस यू भी बोल सकते हो, अपॉन में टी है ही। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रखा है। और वी माइनस यू ये आपको पता है कि न्यूटन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए के इक्वल होता है, यहाँ ए शिफ्ट कर दिया और यहाँ इस सिंबल को हटाने के लिए अपने के ले लिया, के की वैल्यू 1 मान लें तो एफ इजिकल टू एम में बन जाएगा। ये जो डेरिवेशन है यही है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पे एम जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यू जो माना अपन ने ये इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वी है वो फाइनल वेलोसिटी। और अगर अपन यहाँ पे एम यू बोलते हैं तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम है और एम वी बोलते हैं तो वो फाइनल मोमेंटम है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट सेकंड लॉ। इसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर डेरिवेशन ही पूछ सकते हैं, ये वाला जो है। इसको अब मोमेंटम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देखो, ये कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है और ये भी 5 kg का है। इसके ऊपर आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया जबकि इस पे 10 न्यूटन। तो आप बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि ये वाला फास्ट मूव करेगा, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप देखो, ये 20 kg वेट ले रखा है इसने 10 kg, तो कौन ईजिली ले पाएगा। तो आप कहोगे कि ये फास्ट इसको घसीट पाएगा अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि जहां मास कम है तो फोर्स ज्यादा अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से
आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट 5 kg का है, एक ऑब्जेक्ट 5 kg का है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है और फोर्स भी अगर सेम लगा दे, मान लो इस पे 50 न्यूटन लगा दिया, इस पे 50 न्यूटन, तो दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव करने लग जाएंगे, है ना। तो 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग बात करूं कि मतलब ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है और ये बी पे पहुंचने में मान लो 10 मिनट लेता है और ये ए से बी में पहुंचने में मान लो 1 घंटा लेता है, तो इसका मतलब किस पे फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा? तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि जिसने कम टाइम लिया उसके ऊपर फोर्स क्या है? ज्यादा है। मतलब फोर्स जो हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ओके, यहां अगर देखें जिसमें वेट कम था मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और इसमें से देखें तो अपन वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता सकते हैं। ये तीनों के तीनों एग्जांपल के थ्रू अपन जो ऊपर करके आए ना F = ma वाला कॉन्सेप्ट, उसको प्रूफ कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब करते हैं कि डेली लाइफ के अंदर अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका क्या यूज होता है। तो आप लोग देख लो इसके लिए, जैसे कि प्लेयर है इस बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस तरीके से इसको धीरे धीरे अलग अलग पोजीशन लेके पोज लेके लास्ट में अपने हाथ को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है ताकि लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे अप्लाई कर सके। सिमिलरली इसी तरीके से ये बंदा जो है इधर से दौड़ के आएगा प्लेयर, और यहाँ से मूव करके इस पर गिरेगा, मतलब उसको मोमेंटम जो लगाया है P = mv जो लगाया था, ये जो इसके ऊपर मैट्रेस बिछाए हुए हैं, ये इसका तब तक मोमेंटम जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक वो उसको फोर्स को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दो लाइफ के अंदर डेली लाइफ में आप देखते रहते हो ऐसे एग्जांपल। जैसे आप लोग भी तो क्रिकेट वगैरह खेलते होगे, तो एक तरीके से आप जब कैच पकड़ो किसी बॉल का, देन फील करना कि अपन न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ है, इसके बारे में कहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है वही आपका यहां पर थर्ड लॉ को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। मतलब इसको ऐसे समझो, ये जैसे इंसान है, ठीक है, और ये यहां पे जंप करके इस पे आएगा, देन आप देखोगे कि ये जो बोट है ये पीछे की साइड धक्का खाएगी, मतलब पीछे की साइड पुश हो जाएगी, है ना। तो इसने आगे की साइड में मूव करने के लिए इस बोट को किस साइड में धकेल दिया? बैक साइड में। तो एक तरीके से ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा। मतलब देखो, सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब जो आगे फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट का वो पीछे ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा। यहां से सिंपल इसका थर्ड लॉ की डेफिनेशन जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वो ये है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर आगे होने वाली एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, मतलब जितना फोर्स ये आगे लगा के जाएगा बंदा उतना ही पीछे इस बोट पे भी ये अप्लाई करेगा। जैसे आप वॉकिंग करते हो, देन जितना फोर्स लगा के आप आगे बढ़ रहे हो उतना फोर्स आप बैक साइड में भी लगा रहे हो। इसी प्रिंसिपल पे आधारित आपकी रॉकेट जो लॉन्च की जाती हैं साइंटिस्ट जो हैं उनके द्वारा, या नासा वगैरह जो है ना उनके द्वारा, तो वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही बेस्ड होती है। मतलब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पीछे भी एक रिएक्शन करती चलेगी। ओके, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे यहां पे है रिकॉइल ऑफ गन। जैसे मान लो ये शूटर जो है गन से शूट करेगा, जैसे ही बुलेट बाहर निकल के जाएगी तो इस इंसान को पीछे की साइड में भी एक धक्का सा लगेगा जोर से, और यही प्रूफ करता है जो अपना न्यूटन का थर्ड लॉ है। ऐसे ही कोई स्विमिंग करता है तो ये आगे की तरफ तैरने की कोशिश करता है तो हाथों से पानी को बैक साइड में ऐसे करता है ना। तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही शो करना चाहता है। ये रॉकेट वाला तो मैं ऊपर बता चुका हूं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप इसको समझ सकते हो कि व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइड ऑन नो एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी और इसका मास तो m है और इसकी वेलोसिटी मान लो u1 है, और इसका मास m2 है और इसका जो वेलोसिटी है उसको अपन u2 ले लेते हैं। यहां पे इन दोनों का हो गया कोलिजन। कोलिजन होने के बाद
जब ये आगे बढ़ेंगे देन इसका मास m1 रहेगा और वेलोसिटी में चेंज आके v2 हो जाएगा, या फिर मान लो सॉरी v1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u1 लिया था अपन ने। और इसी तरीके से ये जो है इसमें चेंज होके बन जाएगा m2 और v2। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग टू रूल अपन कह सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इन दोनों का सम अपना जो लास्ट वाला जो कोलाइड के बाद का प्रोसेस है उसके इक्वल होगा, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इसके इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो बिफोर मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम इक्वल होंगे। ओके, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला आप P इक्वल टू mv पढ़ाई था आपने पीछे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे रिलेटेड करेंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जिसके अंदर अपन इसके सारे न्यूमेरिकल्स ईजिली कर पाएंगे। आई होप अच्छे से आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।